हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी आई थिंक स्टार्ट हो गए होंगे, तो एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे हैं या नहीं, कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं हमारे वीडियोज़ और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वीडियोज़ में, कैसे ऐसी लैंग्वेज में हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करें जो आपको आसानी से समझ आए। सो प्लीज़ योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। With that note, my name is Maitri and I am your biology teacher and I am here to start with the new fresh video on the topic How do organism reproduce। इससे पहले हम दो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, बहुत मेजर टॉपिक्स थे वो। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्या होता है रिप्रोडक्शन। So reproduction is a very important process. It is a characteristic feature of all the living organism. राइट सभी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं टू एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, पर इसको हम लाइफ प्रोसेस क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये कहीं ना कहीं उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना न्यूट्रिशन है। हाँ, लेकिन हमें ऑब्जर्व करना है हमारे आने वाली जनरेशन को, जिसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को इवॉल्विंग एनवायरनमेंट की तरह भी नहीं देख पाएंगे, इवॉल्विंग एनवायरनमेंट में भी हम उन्हें नहीं देख पाएंगे। इस वजह से रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और हम कह सकते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, बट उनमें सेम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, जिसके कारण आप कहते हो कि दे आर ईदर रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली और सेक्सुअली। और हम ऑलरेडी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके सभी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो मैं रिकॉल करा देती हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, गेमेट्स आर फॉर्म्ड, राइट। व्हाट आर गेमेट्स? दे स्टोर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स, राइट। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। हमने ये पढ़ा था कि जो पेरेंट्स होते हैं उनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, यहाँ रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए हो रहा है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते जो ऑफस्प्रिंग है वो एग्जैक्ट कॉपी होगी पेरेंट्स की। बट एसेक्सुअल में अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा हुआ था कि देयर आर सम chances of variation, but maximum chances are that the offspring will be exact copy of their parents only। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हमको पता चला था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस एंड विच इज कनेक्टेड विद वास्ट डिफरेंस ओपन हो रहा है यूरेथ्रा में। देन देयर इज अ एक्सटर्नल जेनाइटलिया विच इज कॉल्ड पेनिस। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे पेयर ऑफ ओवरीज हैं, ओवरीज कनेक्टेड होते हैं फैलोपियन ट्यूब से। फैलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं यूट्रस में, यूट्रस सेरेविक्स में, और सेरेविक्स ओपन हो रही है इनटू वजाइना। ओवरीज का क्या रोल है? दे आर ओव्यूलेटिंग, प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमेट जिसे हम कहते हैं एग। और टेस्टिस आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट्स विच आर कॉल्ड स्पर्म्स। इसके अलावा वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्स में डेवलप होते हैं। फीमेल्स ऑन द अदर हैंड ऑइस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन डेवलप करते हैं, रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं। सो अब ये तो था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आफ्टर कॉपुलेशन व्हेन स्पर्म्स आर इजैक्युलेटेड इन द विजाइना, व्हाट विल हैपन? ओके, हमने मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट सारे डिस्कस कर लिए थे। लेट मी रिमाइंड यू, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि हमें पता चला कि कहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा, तो उस प्रोसेस को, मेल और फीमेल के गैमेट के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। राइट, देन आफ्टर गैमेटोजेनेसिस अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। सो जो मेल गैमेट होता है वो ट्रैवल करता है into fallopian tube. So sperms ejaculated in the vagina and then they will swim
इन द वेजाइना रीच टू द फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट साइट होते हैं फर्टिलाइजेशन की. फीमेल्स जब एग प्रोड्यूस कर रहे हैं ओवरीज में, तो जो एग है वो ट्रांसफर हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में या फिर ओविडक्ट में. स्पर्म आफ्टर इजैक्यूलेशन ट्रैवल करते हैं टिल फेलोपियन ट्यूब और वहाँ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है. सो आफ्टर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स देयर विल बी प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि फ्यूजन ऑफ एग और स्पर्म को आप फर्टिलाइजेशन कह रहे हो. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन आपको एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट. अब ये जाइगोट मल्टीपल डिवीजन होते हैं इसमें. ठीक है. यानी कि सपोज ये आपका जाइगोट बना है, इसमें फर्स्ट क्लीवेज होगा, देन यू विल ऑब्जर्व यहाँ पे सेकेंड क्लीवेज होगा. इस तरह से डिवाइड होते होते 32 सेल्ड स्टेज में ये पहुंच जाएगा. यानी सिंगल सेल से 32 सेल स्टेज में पहुंच जाता है. ठीक है. अब ये अर्ली एम्ब्रियो जो रहता है पहुंचता है टू द अदर पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम कह रहे हैं यूट्रस. ठीक है. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि यूट्रस जो है वो साइट है जहाँ पे एम्ब्रियो यूटेराइन वॉल से अटैच होता है. तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन. द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू द यूटेराइन वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन. ठीक है. तो यूट्रस में जाकर ये अर्ली एम्ब्रियो एम्बेडेड हो गया और वहीं पे फिर इट विल बी डेवलपिंग एज होल एम्ब्रियो एंड देन after which it will be converted into fetus, and then up till the parturition it will keep on developing like that in the uterus only. ठीक है. अब यूट्रस की एक वॉल होती है. यूट्रस में 3 मेम्ब्रेन होती है, जिसमें से एक मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं एंडोमीट्रियम. ये जो मेम्ब्रेन है ये हर मंथ एक साइक्लिक ब्रेकिंग और रिपेयर साइकिल से गुजरती है. ठीक है. लाइक जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया, अब चांसेस क्या हो गए कि हाँ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, हाँ प्रेगनेंसी हो सकती है. तो यूटेराइन वॉल जो होती है अपने आप को थिक करने लगती है ताकि आने वाली एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो सके. ठीक है. सो ये थिक होता जाता है, यूटेराइन वॉल थिक होता है और यहाँ पे ब्लड वेसल्स रिचली सप्लाइड हो जाते हैं. अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्ब्रियो जो है वो जाकर इसी एंडोमीट्रियम से अटैच हो जाता है थ्रू द विलाई. ओके. और लाइक इट विल बी एम्बेडेड इन द टिश्यूज, देन it will be developed as a fetus और fetus is connected again to the uterine wall by the placenta. placenta एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि यूट्रस में ही प्रेजेंट है. ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है टू द डेवलपिंग फीटस और फीटस और प्लेसेंटा कनेक्टेड होते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड से और एम्बिलिकल कॉर्ड में ही विलाई प्रेजेंट है जो कि हेल्प कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कलेक्टिंग ऑफ मेटाबॉलिक waste from the fetus and take it back. Okay, so this is how the process of pregnancy will be continue. कैसे हुआ? जब ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स हुए उसके बाद प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हुआ. फर्टिलाइजेशन के बाद यू विल गेट द जाइगोट. जाइगोट डेवलप हुआ इनटू एम्ब्रियो और ये एम्ब्रियो गया यूटेराइन वॉल से अटैच हो गया. आफ्टर अटैचिंग विद द यूटेराइन वॉल इट विल कीप ऑन डेवलपिंग ओवर देयर. नरिशमेंट कैसे मिल रहा है? प्लेसेंटा से मिल रहा है और प्लेसेंटा और बेबी यानी कि फिटस कैसे कनेक्टेड है? एम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है. यहाँ पे प्लेसेंटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन एक्सचेंजिंग द न्यूट्रिएंट्स, है ना, इट कलेक्टिंग द मेटाबॉलिक वेस्ट, एक्सचेंजिंग द मेटाबॉलिक गैसेस. तो यहाँ पे प्लेसेंटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ ये तो स्टेप है अगर like if there will be any sort of fertilization. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या है? प्रेगनेंसी है. प्रेगनेंसी के बाद पार्चुरेशन है. पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग वंस. ओके. एंड आफ्टर पार्चुरेशन क्या प्रोसेस है? लैक्टेशन है. ठीक है. लेकिन इफ इन केस प्रेगनेंसी नहीं होती है, what happened if egg is not fertilized? So unfertilized egg along with that thickened uterine wall will shed off from the body of the vagina.
body of the vagina, it will shed off in the form of blood, and that process is known as menstruation. ओके अब ये जो menstruation है ये हर महीने रिपीट होने वाला प्रोसेस है, यानी कि एवरी 28 to 30 डेज में ये प्रोसेस रिपीट होता है, राइट तो मैं अब आपको बताती हूँ कि ये साइकिल कैसे कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है मेंस्ट्रुएशन, जो कि लास्ट करता है फ्रॉम 1 to 5 डेज। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ एग। ओके एज मेंस्ट्रुएशन में वो अनफर्टिलाइज्ड एग बॉडी से रिलीज हो गया, तो अब ओवरी के अंदर जो दूसरे oocytes हैं वो डेवलप होना स्टार्ट करेंगे, मैच्योर होना स्टार्ट करेंगे। सो डेवलपमेंट ऑफ ओवम, नाउ एज सून एज ये डेवलप हो गया, मैच्योर हो गया, देन इट विल बी रिलीज्ड अगेन बाय द ओवरीज। यू कॉल द प्रोसेस ओव्यूलेशन। ओके आफ्टर ओव्यूलेशन, नाउ एज आई टोल्ड यू कि जैसे ही एग रिलीज हुआ देयर आर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके सो यूटेराइन वॉल विल स्टार्ट थिकनिंग इटसेल्फ। सो थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल। After certain time period, when egg is not fertilized, then again the thickened uterine wall and this unfertilized egg will be released from the body of the female in the form of blood. Okay, that is called menstruation again. तो 1 to 5 days menstruation होता है, इसके बाद फिर 6th day से लेकर 12th day तक डेवलपमेंट ऑफ ओवम, 13 to 15th days यहाँ पे होता है ओव्यूलेशन, आफ्टर विच टिल 28th डे जो यूटेराइन वॉल है वो थिक हो रही है, और आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम ये जो एग है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये पूरी साइकिल हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होती है, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स हैं फीमेल्स रिलीज कर रहे हैं थ्रू द ओवरी, ये पूरी साइकिल उनके कंट्रोल में रहती है। So this is how the process of menstruation is taking place. Now the very first menstruation, जब females पहली बार menstruation को experience करते हैं उसको हम कहते हैं menarche, और जब last menstruation होता है तो उसको हम कहते हैं menopause. There is a time period जब females stop experiencing the process of menstruation, तो उसको हम कहते हैं menopause. So I hope that is clear, right? So now let's move ahead, and before switching to the topic, here is a gentle reminder from my end that do like, share and subscribe to our channel Sikshastra Education. So now let's move ahead and have a look at the next topic that we have. So now we will be talking about a very important topic जिसको हम कहते हैं reproductive health. अच्छा, हेल्थ की डेफिनेशन हम बचपन से क्या सोच रहे हैं, हेल्दी कौन होता है कि जिसको कोई बीमारी नहीं है, दे आर हेल्दी, राइट। बट हेल्दी हम सिर्फ डिजीज फ्री इंसान को नहीं कह सकते, कोई भी अगर हेल्दी है तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको फिजिकली, मेंटली और सोशल फिट होना ज़रूरी है। अगर उसे कोई बीमारी नहीं है तो हम उसे डिजीज फ्री कह सकते हैं, बट हम उन्हें हेल्दी तभी कहेंगे जब वो फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशली भी फिट हो। ठीक है, जैसे आपकी रेगुलर हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी अवेयर ऑफ कि अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर अगर हम केयरलेस होते हैं तो कई सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन स्प्रेड, राइट। नाउ देयर आर सर्टन एजेंट्स विच कैन कॉज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान नहीं रखते तो STDs का खतरा है, इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन का भी खतरा है। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन? लाइक कॉन्ट्रासेप्शन दैट मीन्स द अनवांटेड प्रेगनेंसीज, right? So to prevent the same, you should be aware about what is reproductive health and how can we maintain the reproductive health. So reproductive health का सबसे बड़ा threat है unprotected sexual contacts with many people. Okay, why? Because these diseases are spreading
थ्रू द एक्सचेंज ऑफ जेनाइटल फ्लूइड। जब जेनाइटल फ्लूइड्स का एक्सचेंज होता है तभी ये बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है। तो अगर वी आर not aware about the history of that particular person, you should not go for the sexual contacts with them. So now we will be discussing about in detail how can we prevent these diseases from spreading. So the very first thing that we will be talk about is the birth control. As you know, birth control is very important. आजकल तो गवर्नमेंट इज रनिंग सो मेनी प्रोग्राम्स टू मेक पीपल अवेयर। स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में भी हम ये टॉपिक इसीलिए इंक्लूड करते हैं ताकि लोगों को पता हो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बर्थ कंट्रोल। ओके, क्योंकि बर्थ कंट्रोल क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर बर्थ कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो जो रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड में अवेलेबल हैं वो तो एक्सप्लॉइट होंगे, राइट। हाँ, फिर आने वाली जनरेशन के लिए तो वो रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं रहेंगे। सो इसलिए हम बर्थ कंट्रोल पे हमेशा बात करते हैं। तो बर्थ कंट्रोल के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स जो कि एसटीडीज से भी प्रिवेंट करते हैं। एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सो बर्थ कंट्रोल में हम 3 मेजर चीज़ें पढ़ते हैं, मैकेनिकल, केमिकल और सर्जिकल मेथड्स, जिनकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड वन बाय वन हम सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल मेथड्स की। इसमें आते हैं फिजिकल बैरियर्स और इसमें आ जाते हैं कुछ आईयूडीज, राइट। सो मैकेनिकल बैरियर्स में आ रहे हैं कॉन्डोम्स, फेमिडोम्स, विच आर प्रिवेंटिंग एक्सचेंज ऑफ जेनाइटल फ्लूइड्स प्राइमरीली। तो जब जेनाइटल फ्लूइड्स का एक्सचेंज नहीं होगा तो किसी भी तरह की कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके अलावा जब जेनाइटल फ्लूइड्स एक्सचेंज नहीं होंगे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी स्प्रेड नहीं होंगे, राइट। सो कॉन्डोम, डायफ्राग्म या फिर आईयूडी आर कमिंग अंडर मैकेनिकल बैरियर्स और फिजिकल बैरियर्स विच कैन प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। बट आउट ऑफ ऑल सिर्फ कॉन्डोम्स एंड डायफ्राग्म जो कि एक्सचेंज ऑफ जेनाइटल फ्लूइड को प्रिवेंट कर रहे हैं वही एसटीडीज को भी प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। आईयूडीज एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ जेनाइटल फ्लूइड्स एक्सचेंज होते हैं। आपको बुक में एक क्वेश्चन है कि अगर कॉपर टी का यूज़ हो रहा है तो क्या प्रेगनेंसी के अलावा एसटीडीज भी प्रिवेंट होंगे? तो इसका आंसर है नो, एसटीडीज प्रिवेंट नहीं होंगे क्योंकि आईयूडीज कॉपर आयंस रिलीज करेंगे और ये कॉपर आयंस फेवरेबल कंडीशन नहीं रखेंगे स्पर्म के लिए। तो वजाइना में क्या होगा? स्पर्म वहीं डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। लेकिन एक्सचेंज तो हुआ जेनाइटल फ्लूइड्स का, तो एसटीडीज का चांस यहाँ पे है। तो आप ध्यान रखना कि अगर आईयूडीज यानी कि कॉपर टी या फिर लूप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि क्या ये एसटीडीज भी प्रिवेंट करते हैं, तो नहीं, ये एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं करते हैं, राइट। दे आर जस्ट प्रिवेंटिंग द अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड हैव अ लुक एट द अदर मेथड्स विच इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में आ जाते हैं कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कंज्यूम किए जाते हैं टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। देयर आर द पिल्स अवेलेबल विच कैन बी हेल्पिंग फॉर लाइक प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जिनको हम 72 आवर्स में कंसीव कर इनटेक कर लेते हैं। इसके अलावा हम और क्या कर रहे हैं? रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आती हैं जो कि ओव्यूलेशन को रोक देते हैं, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं। जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो एग नहीं होगा, एग नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। बट इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो विदाउट कंसल्टिंग एनी गुड डॉक्टर ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो इंजेक्ट किए जाते हैं टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। सो इस तरह से chemical methods are helpful. Then we have spermicides. Spermicides are the creams that can be applied that can denature the sperms and prevent the pregnancy. Next we have is the barrier method is done, chemical method is done. Now we have the surgical method which is vasectomy and tubectomy. What is vasectomy? Vasectomy is the surgical method of preventing unwanted pregnancies in the male. इसमें वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है ताकि स्पर्म का ट्रांसफर इनटू द सेमाइनल फ्लूइड प्रिवेंट हो सके, ठीक है। तो जो आपको सीमेन मिलता है उसमें स्पर्म नहीं होता,
राइट उसमें स्पर्म नहीं होता है, छोटी सी सर्जिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू वास्ट डिफरेंस कट होकर टाई हो जाते हैं और स्पर्म का ट्रांसफर प्रिवेंट होता है। ऑन द अदर हैंड वी हैव ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स की होती है जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, ओके सेम, ताकि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाए। अब इस मेथड में भी एसटीडीज प्रिवेंट नहीं होते क्योंकि यहाँ भी जेनाइटल फ्लूइड्स तो एक्सचेंज हो ही रहे हैं। तो जिस भी कंडीशन में जेनाइटल फ्लूइड्स अगर एक्सचेंज होंगे तो एसटीडीज ट्रांसफर ज़रूर होंगे, एसटीडीज का खतरा है, राइट। So if people will be so aware of the suitable method to be used so that they can prevent unwanted pregnancies and also they can be protected from STDs, so reproductive health of that particular person can be improved or maintained. So with that note, we are now done with the chapter how do organism reproduce. हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देन हमने एक एक करके अलग अलग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस किया। हमें पता चला फ्लावर्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, हमें ये भी पता चला कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और हमारे अंदर प्रेगनेंसी होती है तो किस तरह से बेबी डेवलप हो रहा है। हमने सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ा। इसके अलावा हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी अच्छे से डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो और आपको कैसा लगा ये सारा एक्सप्लेनेशन आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।